वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 17 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस एग्जांपल में हमें यहाँ पर टू इक्वेशंस गिवन है। हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब कि मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में जितनी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया वो पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती थी, जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अब हमारी गिवन इक्वेशन अगर इसी लीनियर इक्वेशन जैसी है तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं बाय यूजिंग ग्राफिकल या फिर अलजेब्रिक मेथड। बट अभी तो देखने से लग रहा है कि गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच तो नहीं कर रही। बट स्टूडेंट्स, हम अभी के लिए तो पूरी श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या पता सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशंस बनेगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर जाए। तो आइए ऐसा करते हैं, गिवन इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, यहां लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा xy और न्यूमरेटर में बन जाएगा 2y प्लस 3x। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है डिनोमिनेटर में xy बना है, क्यों ना इसे राइट हैंड साइड पर ले जाया जाए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा 13xy। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy। सिमिलरली आप अपनी सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एक और इक्वेशन बन जाएगी 5y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2xy। तो दोस्तों, अब इन दोनों इक्वेशन को और आगे तो क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैच करके देखिए, आपको सबसे पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है दोस्तों, यही कि जो गिवन इक्वेशन है वहां पर एक ऐसी टर्म है जो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच ही नहीं कर रही, जो कि है एक्स वाई। स्टूडेंट्स, एक्स वाई का जो मल्टीपल है वो गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जहां पर एक्स और वाई का मल्टीपल प्रेजेंट हो, यानी कि गिवन इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे हमारी गिवन इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा या फिर कहीं रिड्यूस करना होगा, तभी हम उसके बाद अलजेब्रिक या फिर ग्राफिकल मेथड से ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी गिवन इक्वेशन पर वापस चलते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। कैसे इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो यहां पर ये जो 2/x है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 1/x। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे दोस्तों मैं अपने पूरी इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकता हूं ना, जैसे 3/y को 3 मल्टीप्लाई 1/y। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी इसी तरीके से। बट ऐसा करने से हुआ क्या, अभी तो इक्वेशन देखिए बिल्कुल वैसी दिख रही है। तो ऐसा करते हैं, ये जो 1/x है ना, इसे कुछ और मान लेते हैं। लेट्स से 1/x है p और 1/y को मैं मान लेता हूं q। तो चलिए वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। 1/x की जगह मैंने जब p पुट किया और 1/y की जगह q, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशंस बन गई 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 एंड 5p माइनस 4q इज इक्वल टू 2। अरे वाह दोस्तों, क्या अब ये जो इक्वेशंस हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे। आइए दोबारा से कंपेयर करके देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो कोई दो टर्म्स ऐसी होती है जिसके साथ वेरिएबल लगा होता है, जैसे कि ax और by ये दो टर्म्स है जहां दो वेरिएबल्स हैं, उसके बाद एक कांस्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में 0 भी है। सही है, क्या ये चीज गिवन इक्वेशन में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। गिवन इक्वेशन में देखें तो यहां पर दो टर्म्स ऐसी है जहां पर p और q है, एक्स और वाई तो नहीं है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स और वाई से शो किया हुआ है, हमने हमारे क्वेश्चन में पी और क्यू से दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पी और क्यू वेरिएबल्स हैं, इट मींस दो वेरिएबल तो यहां प्रेजेंट है। सही है। उसके बाद एक कांस्टेंट भी होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, वो यहां पर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट नहीं भी है तो भी चलेगा, बट राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है। बट यहां पर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो फिर क्या करें। ऐसा करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है यहां पर 13 और -2 राइट हैंड साइड में, क्यों ना इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाया जाए। और ऐसा करते ही हमारी जो अब गिवन इक्वेशन है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हो चुकी है। पहली दो टर्म्स में वेरिएबल है, उसके बाद एक कांस्टेंट भी आ चुका है देखिए, और राइट हैंड साइड में 0। अब मैं अपनी इस इक्वेशन को ग्राफिकल या फिर अलजेब्रिक किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। अब ग्राफिकल मेथड तो वैसे ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो अलजेब्रिक मेथड्स देखते हैं। ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, वैसे हम जानते हैं कि हम इन तीनों में से कोई भी मेथड का यूज करके ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आंसर तो तीनों मेथड से सेम ही आता है। बट हमें एक ऐसा मेथड चूज करना है जो हमारा टाइम सेव करे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखा जाए, यहां पर लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन उसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में दोस्तों हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस
उस वेरिएबल वाली टर्म को जो हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में q को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में q वाली टर्म है 3q और सेकंड इक्वेशन में है 4q, यानी कि मुझे अगर q को एलिमिनेट करना है तो मुझे इन दोनों को पहले सेम बनाना होगा, तब मैं इसे एलिमिनेट कर पाऊंगा, यानी कि एक स्टेप मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये भी देखिए टाइम सेव नहीं होगा मेरा यहाँ पर। तो फिर ऐसा करते हैं, थर्ड टाइप देख लेते हैं जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड तो बहुत इजी है बिकॉज इस मेथड में कुछ 3 स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो करने के बाद हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन भी हमारे पास जल्दी से आ जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसी मेथड का यूज करेंगे। तो आइए, ये जो 2 इक्वेशन है जिसे मैं सॉल्व करना चाहता हूं, इसे हम अलग से लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर कहें जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, हमने हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से अभी कंपेयर ही तो किया था। पहली 2 टर्म्स के साथ वेरिएबल है, फिर कांस्टेंट और राइट हैंड साइड में 0 है। सही है, पहला स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये होता है कि हम हमारी गिवन इक्वेशन में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax plus by plus c is equal to 0। बट यहाँ दो इक्वेशन है तो हम 2 स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a b c की जगह a1 b1 c1 रख लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब देखिए कितना सिंपल है। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? जब a1x 2p से कंपेयर होगा तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली जब आप b1y को 3q से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू 3 एंड लास्ट में c1 को जब आप -13 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -13। सिंपल था ना? ऐसी दोस्तों जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए, अब हमारा लास्ट स्टेप है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। सिंपल, तो आइए शुरू करते हैं। इस मेथड में हमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं b c a b। यस माय फ्रेंड्स, और ये मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो इनके नीचे 1 1 1 लिख देंगे। और सिमिलरली इसी चीज को हम दोबारा से लिखेंगे b c a b, बट सेकंड टाइम लिख रहे हैं तो इनके नीचे 2 लिख देंगे। सिंपल। अब ये जो हमारा पूरा सेटअप है, यहाँ 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैथमेटिशियन ने इन तीनों ब्लॉक्स को कुछ नाम भी दिया। फर्स्ट ब्लॉक को नाम दिया गया x ब्लॉक, सेकंड इज y ब्लॉक एंड थर्ड इज कांस्टेंट, दैट इज 1। आई नो यही स्टडी करके आए हैं आप, बट जरा देखिए हमारी जो गिवन इक्वेशन है यहां पर वेरिएबल अब x और y नहीं है, यहां पर p और q है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया वेरिएबल को तो आप किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। तो यहां पर हम x और y को हटाकर p और q लिख देंगे, दैट्स इट। सिंपल है। चलिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे इस पूरे सेटअप में हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए और ये वैल्यूज मैं पहले से निकाल चुका हूं। तो आइए इन सभी वैल्यूज को इस सेटअप में पुट करते हैं। तो ये बन चुका हमारा पूरा सेटअप। अब हम हर एक ब्लॉक को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ब्लॉक जिसको हमने अभी नाम दिया है p ब्लॉक, तो इस ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए हम नीचे लिखेंगे p डिवाइडेड बाय, देखा कुछ याद आया आपको? हम पहले x डिवाइडेड बाय लिखते थे, अब p डिवाइडेड बाय लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले x वेरिएबल हुआ करता था, अब p वेरिएबल है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6, बट मुझे -4 को -13 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे 2 से वापस जाना होगा -4 की तरफ, और वापस जाने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। उसके बाद जब -4 -13 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 52। और इसी तरीके से आप सेकंड और लास्ट ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, p और q की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 6 - 52 ये हो जाएगा -46, उसके बाद -65 - 4 जो कि होगा -69 एंड लास्ट वन इज -8 - 15 दैट इज -23। अब स्टूडेंट्स मुझे p और q की वैल्यू चाहिए, यही तो हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे ना। बट अब मैं यहां पर अगर फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू आ तो जाएगी बट q की फॉर्म में आएगी, मुझे तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, दैट इज p डिवाइड बाय -46 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -23। तो ये जो -46 है ना, इससे हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये कैंसिल आउट, और 23 46 को डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 2। p की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली जब आप सेकंड और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास q की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दोस्तों हमने p और q की वैल्यू तो निकाल दी, बट क्या हमें इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू निकालनी थी? आइए अपने मेन सेटअप पर चलते हैं। यही था ना हमारा सेटअप, जहां पर हमारे पास गिवन इक्वेशंस थी जो लीनियर नहीं थी, हमने उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, फिर हमारी इक्वेशन p और q की फॉर्म में आ चुकी थी। और इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही तो अभी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, जहां पर हमारे पास p की वैल्यू आ रही है 2 और q की वैल्यू आ रही है 3। बट क्या मुझे p और q की वैल्यू चाहिए थी? नो माय फ्रेंड्स, हमारी गिवन इक्वेशन को जब मुझे सॉल्व करना था तो मुझे वहां x और y की वैल्यू चाहिए, p और q की थोड़ी ना। फिर x और y की वैल्यू निकाली कैसे जाए?
क्या P और Q और X और Y के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, जरा देखिए, मैंने 1/x को क्या लेट किया था? P, 1/y को Q। अरे वाह, सही है, दोनों को पिक करते हैं। 1/x इज इक्वल टू P, P की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो X की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो X की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली जो सेकंड है, जो कि है 1/y इज इक्वल टू Q, Q की वैल्यू 3 है, तो Y को निकालने के लिए अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, तो आ जाएगी 1/3। सिंपल, हमें X और Y की वैल्यू चाहिए थी, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। कितना सही था ना? और अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि X और Y की वैल्यू ये सही आई है या नहीं, इसके लिए आपको बस ये करना है, अपनी X और Y की वैल्यू को अपनी गिवन जो ओरिजिनल इक्वेशंस है उसमें पुट करके देखना है। आप ये देखेंगे कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व करेंगे वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ये आप खुद चेक करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 18 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।